हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लाइमेटोलॉजी। आज से हम लोग क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे और हम लोग पहले तो इसकी काफ़ी बेसिक्स वाले जो एरिया है वो कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसके जो एडवांस लेवल है वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन आते हैं उसको भी कवर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो है वो देख ली होगी, जो कि भूकंप से रिलेटेड था। उसमें मैंने बताया कि भूकंप की क्या अवधारणा है और भूकंप आने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। भूकंप का जो विस्तार और वितरण है वो हमारी पृथ्वी पर किस एरिया में सबसे ज़्यादा है, किस एरिया में भूकंप आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और क्यों होते हैं, वो सारे रीज़न मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग जो है वो क्लाइमेटोलॉजी को समझने के लिए सबसे पहले इंट्रो से शुरू करेंगे। इंट्रो के बाद हम लोग उसके संगठन देखेंगे और उसके अलावा हम लोग उसकी संरचना, उसके प्रभाव और उसके जो बेसिकली जो निष्कर्ष होगा वो पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ने वाले हैं वायुमंडल का जो संगठन है वो और उसकी संरचनाएं। तो आप लोग बताइए, वायुमंडल से आप लोग क्या समझते हैं। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटमॉस्फेयर से आप लोग क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा कि जो वायुमंडल होता है वो बेसिकली एक रंगहीन और पारदर्शी मीडियम होता है जिसमें बहुत सारी गैसें होती हैं। गैसें किस फॉर्म में हो सकती है, यांत्रिक या फिर भौतिक, दोनों फॉर्म में हो सकती है ना गैस, बिल्कुल हो सकती है। और ये सभी जो गैसों का मिश्रण है, ठीक है, वो गुरुत्व बल से क्या होता है, बंधा हुआ होता है। आप लोगों को पता है ना गुरुत्व बल क्या होता है, कि उससे बंधा हुआ होता है जितने भी हमारे जो गैसेज होते हैं वो, ठीक है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि जो पृथ्वी होता है उसका जो वायुमंडल होता है, ठीक है, उस वायुमंडल में अगर कोई भी प्रकाश की जो किरण है वो आती है, एंटर करती है, तो वो क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस एरिया है, ठीक है, ये पृथ्वी का सरफेस है। यहाँ पर सूर्य की जो किरण है वो आई और पृथ्वी के ऊपरी सतह से टकराकर क्या हो गई, ये वापस ऊपर की ओर चली गई। तो यहाँ पर याद रखने वाली बातें ये है कि जब पृथ्वी की जो किरणें आती हैं वो कैसी होती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन वाली किरणें होती हैं, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं लघु तरंग सौरिक विकिरण, ठीक है। तो जब आने वाली जो किरणें हैं वो क्या होती है, लघु तरंग सौरिक विकिरण, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। और जब ये परावर्तित होकर या फिर हमारी जो सरफेस एरिया है उससे टकराएगी और टकराने के बाद जब ऊपर की ओर ये जाती है तो वो क्या हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, आई है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, तो वो क्या है, जाएगी कैसे, दीर्घ फॉर्म में, यानी बड़े फॉर्म में, जिसको कि आप क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। पार्थिव क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, पहले तो सौरिक बोल रहे थे, दोनों में क्या डिफरेंस है, रटना नहीं है, इसको समझना है। देखिए, जब सूरज की किरणें आ रही थी तो हम लोग जाहिर सी बात है उसको सौरिक विकिरण बोलेंगे, लेकिन जब वो नीचे टकरा गई, पृथ्वी से मिल गई, तो उसको क्या बोलेंगे, पार्थिव विकिरण बोलेंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग वेव पार्थिव विकिरण। इंग्लिश में आप बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों याद रखेंगे हम लोग, क्योंकि कई बार होता है ना कि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए ताकि आप एटलीस्ट क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि इतना पढ़ने के बाद अगर आप यही नहीं समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है तो फिर आपका जो भविष्य है वो बहुत संकट में है, ठीक है। इसीलिए पूरे बेसिक से आप लोगों को कवर करा रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है कि बिना डायग्राम के जो हमारा ज्योग्राफी है वो बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो जो ज्योग्राफी जो है वो हम लोग डायग्राम के हेल्प से पढ़ेंगे। ये रहा आपका पृथ्वी का सरफेस एरिया, ठीक है, ये रेड कलर से मैं बना देती हूँ। ये आपका है पृथ्वी का ये सरफेस एरिया है, ठीक है। अब जो ये सनलाइट है, ठीक है, ये सनलाइट जो है ये पृथ्वी की ओर क्या कर रही है, एंटर कर रही है। पृथ्वी से ये टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, ये वापस उसी की ओर क्या हो गई, मुड़ गई। आप लोगों ने फिजिक्स में एक लॉ पढ़ा होगा, परावर्तन का नियम पढ़ा है, पढ़ा ही होगा क्योंकि 10th क्लास में था और 10th क्लास में सब लोग साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी किरण है अगर वो किसी सरफेस से टकराती है तो उसका जो मीडियम है वो उस मीडियम से क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ जो हमारा सन का जो रेज होता है उसके साथ भी सेम होता है। तो ये आती है तो ये शॉर्ट वेव के रूप में आती है और जाती है तो ये लॉन्ग वेव के रूप में जाती है। इतना भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा है वायुमंडल का संगठन, ठीक है, ये हमारा टाइटल है।
तो आप लोगों को मैंने बताया है कि जो वायुमंडल का संगठन है वो मुख्यतः कितने गैसों से मिलकर बना होता है, मुख्यतः 5-6 गैसों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारा आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा है हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में, सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। कितना है, 78%। ऐसे जनरली बुक में लिखा होता है 78%, बट अगर आप लोग इसका साइंटिफिक वैल्यू देखें तो ये 78.08% है। ठीक है, 08% को कई बार होता है बहुत से बुक में नहीं लिखा जाता है, जनरली हम लिख देते हैं 78%। आप ये भी बोल सकते हैं, हालांकि ये होता है 78.0%। याद रखेंगे इस बात को, ये सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन वायुमंडल में। ठीक है, और ये जो गैस है वो बिल्कुल अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस से आप लोग क्या समझते हैं, देखिए जो अक्रिय गैस होता है ना, बेसिकली वो किसी भी गैसों से क्या नहीं करता है, डायरेक्टली क्रिया नहीं करता है, मतलब क्रिया कर सकता है परंतु डायरेक्ट नहीं, यानी कि इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रोसेस होता है। ठीक है, इसी वजह से नाइट्रोजन क्या होता है, अक्रिय गैस होता है। फिर देखिए यहाँ लिखा है कि सभी कार्बनिक यौगिकों का यह एक महत्वपूर्ण घटक होता है। यद्यपि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है, किंतु पौधे इनका उपयोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से करते हैं क्या, नहीं करते हैं। याद रखिएगा कि जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन का यूज़ अपने लिए डायरेक्टली नहीं कर सकते, किंतु याद रखिएगा कि जो लेग्यूमिनस कुल के कुछ ऐसे स्पेसिफिक प्लांट होते हैं, कुछ ऐसे स्पेसिफिक पौधे होते हैं जो कि बेसिकली क्या करते हैं ना, कि इसका जो यूज़ है वो किस लिए करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्थिरीकरण। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो यूज़ होता है वो कुछ शैवाल अपने स्थिरीकरण के लिए मृदा में करते हैं, मिट्टी में करते हैं। जैसे आप लोगों ने ये सुना होगा ग्रीन ब्लू एल्गी, सुना है, ये क्या करती है ना कि ये मिट्टी में रहती है और ये नाइट्रोजन को अवशोषित करती है। ठीक है, इससे ही वो क्या करती है, अपनी क्रियाएं करती है। जब हम लोग 10th क्लास में थे या 8th क्लास में थे तो हम लोगों को मैम ने एक टॉपिक पढ़ाया था। क्या था वो टॉपिक, कि अगर हम लोगों को आग लगाना है तो हम लोग बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति के आग नहीं लगा सकते, यानी कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए या जलने के लिए जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो जब हमारे लिए ऑक्सीजन जलाने के लिए हेल्पफुल होता है तो कोई तो ऐसा होगा ना गैस जो कि बेसिकली क्या करेगा कि आग को नियंत्रित करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन अगर अग्नि लग गई है तो उसको नियंत्रित करता है, और ऑक्सीजन क्या करता है, आग लगाने में हेल्पफुल है। दोनों का काम आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट वाला गैस है वो है ऑक्सीजन। बताइए पृथ्वी में कितने परसेंट ऑक्सीजन है, आप लोगों को पता है, पता होना चाहिए 21%। कई बार वन डे एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस के परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये याद होना चाहिए। फर्स्ट वाला हम लोगों का क्या है, ऑक्सीजन को हम लोग बोलते हैं जीवनदायी गैस। जीवनदायी गैसेस जो होती है, क्यों बोलते हैं ऑक्सीजन को, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो मनुष्य होते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। देखिए लिखा है जो कि वायुमंडल में लगभग 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है, यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर पृथ्वी से 120 किलोमीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर हम जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है। ठीक है, और 120 किलोमीटर के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, इस बात को याद रखना है। अच्छा, आप लोगों ने देखा है कि जो माउंट एवरेस्ट पर या फिर कोई भी ऐसे पर्वतारोही जो कि बेसिकली पर्वतों की या माउंटेन्स की चढ़ाई करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाते हैं अपने पीठ पर। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं ऑक्सीजन क्या होने लगता है, वायुमंडल में कम होने लगता है। ये सारे छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, और आई नो दैट कि आप लोगों को पता भी होगा। देखिए जितना टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उसको आप लोग बिल्कुल उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और रिवाइज़ करना मत भूलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको रिवीजन ही काम आएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पढ़ तो बहुत सारी चीज़ें लेते हैं बट रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से हमारा एग्ज़ाम हॉल में क्या हो जाता है, सारी चीज़ें बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो ये छोटा छोटा मिस्टेक जो है वो आप लोगों को नहीं करना है। अब देखिए क्या लिखा है कि ऑक्सीजन अन्य तत्वों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण यौगिक बना सकती है, जैसे कि ऑक्साइड। आप लोगों को एक बात बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा ना ओजोन का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए जब क्या होने लगते हैं ना, ऑक्सीजन धीरे धीरे टूटने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वायुमंडल में O2 तो है, लेकिन मान लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड से एक और ऑक्सीजन हमारे O2 में जुड़ गया तो क्या बना लेगा, ये ओजोन बना लेता है। तो ये बेसिकली आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे तत्वों के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाने का कार्य कौन करता है, ऑक्सीजन करता है।
मैम ने आप लोगों को पढ़ाया होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस जिसे आप इंग्लिश में बोलते होंगे। जब ये क्रिया होती है तो आप लोगों को पता है कि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जो हमारा मनुष्य होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ऑक्सीजन का जो वैल्यू है वो किस वजह से भी हो सकता है, इस वजह से भी हो सकता है कि वो जो हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, छोड़ते हैं, तभी तो उसको मनुष्य लेते हैं ना, इसीलिए बोलते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उसकी कटाई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए थर्ड वाला जो गैस है ये है ऑर्गन। ऑर्गन आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन सा है, ऑर्गन है। इसकी उपस्थिति जो है वो वायुमंडल में कितनी है, 0.93%। देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना 0.93%, आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना जो डेसिमल वाला वैल्यू है ये शायद वे एग्जाम में ना पूछे, लेकिन ये कई बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया है कि ऑर्गन का जो परसेंटेज है वो कितना है। और फिर कई बार तो ऐसे ऑर्डर में सजाने के लिए आ जाता है कि सबसे ज़्यादा से लेकर कम वाली गैसों का जो परसेंटेज है उस हिसाब से अरेंज कीजिए। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है कि अक्रिय गैसों में जो ऑर्गन है वो एक भारी गैस है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका जो आयतन है वो कितना है, कितना परसेंट है, 0.03। देखिए एग्जाम में आएगा तो कई बार ऑप्शन में मान लीजिए 0.03 ही लिखा होगा तो इस पर टिक करेंगे, बट अगर 0.036 रहेगा तो उस पर करेंगे, क्योंकि कई बार बहुत सारे बुक्स में क्या है ना कि वो 6 को नहीं लिया है, ठीक है। तो इस तरीके से 2-3 बुक जो है वो मिलाकर देख लेंगे, अदरवाइज ये वाला जो डेटा है वो सबसे सही है, इसी को नोट करेंगे। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, क्योंकि यह लघु तरंग सौरिक विकिरण हेतु पारदर्शी एवं दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण हेतु अपारदर्शी है। याद रखिएगा कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सन का जो रे होता है, ठीक है, सन रेज को क्या कर लेता है, आने तो देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता। अच्छा बताइए, एक एरिया है, इसको डायग्राम से समझिए। देखिए ये हमारा पृथ्वी का सरफेस है, मान लीजिए ये पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो सन है, सन को दूसरे कलर से बना देते हैं, ये सन है आप लोगों का, ठीक है, मैंने एस भी लिख दिया। अब ये सन की रेज आ रही है तो ये यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, देखिए यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये पूरा वायुमंडल है आप लोगों का, और यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अभी ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सन की आने वाली रे को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, ठीक है। ये बेसिकली क्या कर लेता है, बिल्कुल अवशोषित कर लेगा, लेकिन जब इसके वापस जाने की बारी आएगी ना तो ये इसको जाने नहीं देगा, बल्कि क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, रोक लेगा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इसको ये रोक लेगा। अच्छा एक बात बताइए कि अगर इसने क्या कर लिया है, रोक लिया है बेसिकली सन का जो रेज है उसको, सन की जो गर्मी है उसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीट धीरे धीरे क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अगर हीट बढ़ने लगेगा तो ये बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक जिम्मेदार फैक्टर के रूप में हमारे सामने आता है। तो आप कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है, गर्म हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के धरातल से केवल और केवल 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है, यानी कि अगर 90 किलोमीटर से ऊपर की ओर आप जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, नगण्य हो जाता है। आगे लिखा है कि जीवाश्म ईंधन के दहन तथा अधिक से अधिक वनस्पतियों के कटाव के कारण वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसकी सांद्रता में क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगता है। उसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हरित गृह प्रभाव, जैसे इंग्लिश में आप बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसमें क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगता है, जिससे कि निचले वायुमंडल एवं धरातलीय सतह के तापमान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इस समस्या के निवारण हेतु वैश्विक पैमाने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। क्या प्रयास किया जा रहा है, आप लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा। ये एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो कि लाया गया था कब, 1997 में लाया गया था। याद रखिएगा कि UNFCCC के द्वारा ये लाया गया था और जापान के क्योटो में उस टाइम पे ये अंतर्राष्ट्रीय सभा हो रही थी। तो उसमें ये बोला गया कि सभी देश क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसको कम करने का प्रयास करेंगे, और यह क्या था, एक बाध्यकारी समझौता था। और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है उसमें कमी करने के लिए इसमें क्या दिया गया, वैश्विक सहमति प्रदान की गई। ये छोटे छोटे बात आप लोगों को याद रखने हैं और नोट भी
करने हैं, ठीक है, क्योंकि फिर आप लोगों को मैं अभी बताऊंगी तो याद रहेगा, नोट नहीं करेंगे तो बाद में भूल जाएंगे। फिर एक चीज़ देखने के लिए आप लोगों को वापस से वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बता रही हूँ उसको आप लोग नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओजोन। ओजोन में हालांकि आप लोगों को इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया था कि जो ऑक्सीजन है वो एक और ऑक्सीजन से जुड़कर, या ऑक्सीजन का जो एक अणु है उससे जुड़कर क्या बना लेती है, ओजोन बना लेती है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओजोन जो है वो, इसका अगर अवशोषण जो है, मान लीजिए कि देखिए, ओजोन जो होती है ना वो यूवी रेज जो होती है उसका अवशोषण करने का कार्य करती है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि ओजोन लेयर जो है हमारा वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। उस वजह से जो सनलाइट की जो हानिकारक किरणें है ना वो डायरेक्टली क्या हो रही है, पृथ्वी तक आ रही है, जो कि हमारे स्किन को क्या कर रही है, डैमेज कर रही है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि वर्तमान में जो स्किन कैंसर का जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रही है, काफी पतली होते जा रही है। क्यों पतली हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग इसके पीछे मेन रीजन है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है, ओजोन लेयर को पतला कर रहा है, उसको डैमेज कर रहा है। इसीलिए आप लोगों ने ये चीज नोटिस किया होगा कि वर्तमान में क्या हो रहा है, सनस्क्रीन काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर पतला हो गया है। जबकि हमारे जो दादा दादी का जमाना था या नाना नानी का जमाना था, उस टाइम पे सनस्क्रीन वो लोग जानते भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ओजोन लेयर हमारा क्या था, स्ट्रॉन्ग था, ओजोन लेयर काफी थिक था। तो इस टाइम क्या था ना कि जो मान लीजिए सनलाइट है, सनलाइट के साथ ऐसा तो नहीं कि केवल सनलाइट आ रही है, और भी बहुत सारी हानिकारक किरणें आ रही है, तो उस टाइम पे वो नहीं आ पाती थी। क्यों नहीं आ पाती थी? क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो उनको रोक लेता था। जो कि वर्तमान में इतना पॉल्यूशन हो गया, उस वजह से ओजोन लेयर क्या कर रहा है, धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। इसी वजह से जो हानिकारक किरणें हैं वो हमारे स्किन को क्या कर रही है, डैमेज कर रही है। देखिए, ओजोन का मेन कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, और थ्योरी में किस तरीके से लिखना है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।